हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रभात सभी को और सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से हम लोग आज हाजिर है और आज हम लोग मॉडल पेपर 12 सॉल्व करेंगे किरण प्रकाशन से जो चल रहा है। और एग्जाम जो है आपका बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अबाउट 7-8 डेज बचे हुए हैं, तो इन 7-8 डेज में आप लोगों को पूरी ताकत झोंक देनी है। आप लोगों के लिए एक और सूचना कि अगर आप लोग इन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, केवल आप लोगों को लिखना होगा पीडीएफ फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट और 9005124256 यानी 951 24 256 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और ये जरूर लिख दें पीडीएफ यूपी ट्रिपल एस सी पेट। आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं, पीडीएफ पसंद आए, तो प्लीज़ जो हमारे वीडियोज हैं उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12, लेट्स गो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषलनाथ, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ या वर्धमान महावीर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन डी, वर्धमान महावीर को जैन धर्म का असली संस्थापक अर्थात तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और महावीर के बारे में और चीज नोट करिए कि ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं जैन धर्म के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या है। जैन धर्म के अनुसार टोटल जो तीर्थंकर हुए वो कितने हुए? 18, 26 या 14 या 24 यानी 18 और 26 और 14 या 24। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 24। 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में कुल। और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चल रहे हैं कि गंगों की प्रथम राजधानी थी। गंगों की प्रथम राजधानी थी मन्ने, तलकाडू, कोलार या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कोलार। जो मैसूर के दक्षिण में गंगराज्य स्थित था और इसकी जो पहली राजधानी थी वो कोलार थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? यानी संभाजी के शासन के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? राजा राम ने, बालाजी विश्वनाथ या गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, राजा राम जी ने। जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है, उनका जो पुत्र साहू था उसकी उम्र 7 साल थी, इसलिए शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को राजा घोषित किया गया था और रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहां हुआ था? रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया था, याद रखेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हुए कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड बेंटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल लाइन निर्मित हुई और ये 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगला क्वेश्चन कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ए, अशोक मेहता, बी, आसफ अली, सी, जेवी कृपलानी, डी, सुभाष चंद्र बोस। 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखी? बिस्मिल अजीमावादी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां या राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिस्मिल अजीमावादी। और ये कविता जो थी वो 1921 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे कि ऐतिहासिक लखनऊ के समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था?
सर सैयद अहमद खान, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी या मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का जो नियम है, अब क्वेश्चंस जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो परिवर्तित के अनुसार काल क्रम में लगाने वाले क्वेश्चंस भी आपको एक दो देखने को जरूर मिलेंगे। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा असविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड दिया है चौरी चौरा। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, फिर कौन सी घटित हुई, फिर कौन सी घटित हुई, ये आपको क्रम में लगाना है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी से है। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये 1920 ईस्वी में। इसके बाद में आपका चौरी चौरा कांड हुआ, ये 1922 ईस्वी में हुआ। थर्ड है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में चलाया गया था। 1930 ईस्वी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय। राइट आंसर इज लियो टॉलस्टॉय। जो महात्मा गांधी जी थे वो लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से, कृतियों से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि डोल ड्रम किससे संबंधित है? भूमध्य रेखा के निकट, प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, या प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र, एक प्रकार का महासागर प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र बनता है उसी को डोल ड्रम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे या डेनमार्क। राइट आंसर ऑप्शन ए, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी जो समुद्र तट है उस पर वर्षा कौन से मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है? किसके समीप है? महाबलेश्वर है, खंडला, उदगमंडलम या पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर यानी जो पश्चिमी घाट है इसके निकट से है। और यह नदी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कहां कहां? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ है वो आपका कोयला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम 1951 से 1956, द्वितीय 1956 से 1961, तृतीय 1961 से 1966, चतुर्थ 1966 से 1971। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दिया है इन्होंने 1966 से 71, ये गलत दिया है। यह योजना 1969 से 74 थी। 1969 से 74 यानी 1969 टू 74 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियन की संख्या में वृद्धि, देश के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सुपर फास्ट टेस्ट लगाएंगे दोस्तों हम लोग। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, देश के गरीब लोगों को ऋण धन दिलाना, निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है कि देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, यह प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन बैट किससे संबंधित है? जो सैन बैट है वो किससे संबंधित है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या सेवा कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क से संबंधित है आपका सैन बैट, यानी केंद्रीय मूल्य वर्धित कर।
सेन वैट को हिंदी में कहेंगे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आता हुआ कि खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। SEBI यानी सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, FII द्वारा शेयरों की बिक्री। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, ये खुले बाजार प्रचालन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान से है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, या सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 के मत से प्रस्ताव पारित हो, कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित हो, सदस्य के बहुमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही आप लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 इस वाक्यांश को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है? लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्यान रखता है, ध्येय रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर क्या होगा इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किस संशोधन द्वारा? 24वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था जो है ये आपका स्थानीय सरकार के तहत नहीं है। बाद बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं सभी कुछ स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। सामान्य विज्ञान से अगला क्वेश्चन आता हुआ कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। बी, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड। डेंगू, पोलियो, टिटनेस। अगला है डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी याद रखेंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? केवल वर्ग ए बी, केवल वर्ग ए, केवल वर्ग बी या कोई भी रुधिर वर्ग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है ए बी वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235/92 और कार्बन 14C6 और हाइड्रोजन 31 और O18। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन C6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है जिसमें त्वरण के साथ आनुपातिक होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक,
प्लैंक का स्थिरांक, कूलम्ब स्थिरांक, निर्वात में प्रकाश की गति। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, निर्वात में प्रकाश की जो गति है ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता निर्वात में प्रकाश की गति नामक स्थिरांक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में संधि पहचाननी है आपको। शिवालय में कौन सी संधि है, पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। शिव प्लस आलय, तो क्या हो गया शिवालय। यहाँ क्या है, छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो गए, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम बताइए। अंत, यानी अंत हो रहा है किसी चीज को, क्या होगा इसका, आदि, अग्र, इति या अपूर्ण। तो 37 का जो राइट आंसर बनेगा आपका, वो आपका बनेगा ऑप्शन ए, आदि अंत। आपके विकल्प हो गए, अग्र का फर्स्ट हो गया, इति अथ हो गया, अपूर्ण का पूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। हिम्मत बंधाना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, झूठे वायदे करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झूठे वायदे करना। ये सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सटीक अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, कौन सा वाक्य गलत नहीं है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। एक बात दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि जो हस्ताक्षर है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए या मैंने उस हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। देख लीजिए, अब आपको सटीक चूज करना है कि कौन सा सही होगा। लिखा है मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, ये होगा, या उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प दोस्तों रॉन्ग मिल रहे हैं, सभी विकल्प लगभग रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये सटीक अगर बनाना है आपको तो कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए कि मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, इस टाइप से सही होगा। बाद में कि इसमें सही नहीं बनना कि मैं उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, कागज में नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग बन रहा है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका चलेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे होना चाहिए कि मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, इस टाइप से होना चाहिए था, बल्कि इसमें नहीं दिया है। तो आप लोग इसी के साथ जाएंगे, इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि जनमेजय का नागयज्ञ ये किसकी रचना है। जनमेजय का नागयज्ञ ये आपका जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख नाटक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, जयपुर में भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। दोस्तों पिछला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए जरा, कुछ डाउट है इसमें। 51 वाला क्वेश्चन फिर से देखें। 51, भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन को चेंज करें जरा, मिस्टेक हो रही है। जयपुर, चंडीगढ़ या इंदौर या मुंबई। फिर से देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चंडीगढ़ होगा, ना कि जयपुर। करेक्ट करें इस क्वेश्चन को, चंडीगढ़ होगा। भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर जो बनाया है वो चंडीगढ़ में बनाया है, करेक्ट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों रूस होगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। केरला की है या हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये हरियाणा की है। 26 वर्षीय है कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया। बिहार, गुजरात,
उत्तराखंड या दिल्ली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग खिताब 2022 जीता? यूरोपा फुटबॉल लीग खिताब 2022 किसने जीता है? ये आपका जर्मनी, इटली, स्पेन या अर्जेंटीना? राइट आंसर इज जर्मनी ने ये खिताब अपने नाम किया है और स्पेन के जो सेविले थे उन्हें पेनल्टी रेंजर्स को 5-4 से हराकर 42 साल में अपनी पहली यूरोपीय ट्रॉफी जर्मनी ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र? राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में इन्होंने संत कबीर नगर जिले के मगहर में इन्होंने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है और अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की नाम से इसे जाना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ सुपरफास्ट टेस्ट लगाएंगे हम लोग। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का जो प्रतिनिधिमंडल होगा उसका नेतृत्व किसने किया है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण? राइट आंसर इज ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इसे लिखेंगे आप स्टार लगा के। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? प्रतिभा राय, उषा प्रियंवदा, नंदिनी साहू या गीतांजलि श्री? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, गीतांजलि श्री को द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे कि जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ, यह किसके द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा, भारत बायोटेक, मद्रास मेडिकल कॉलेज? राइट आंसर इज ऑप्शन बी ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता से आपकी स्क्रीन पर आता कि भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम या ओडिशा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो सिक्किम होगा। दिस इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो सिक्किम होगा कि भारत में जो सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला टेमी चाय उद्यान है वो सिक्किम में स्थित है और 1969 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1969 में। और सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है टेमी चाय उद्यान। कहां स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या साक्षी मलिक? राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में स्नैच में 110 किलोग्राम और कुल 240 किलोग्राम के लिए क्विक एंड जर्क श्रेणियों में 130 किलोग्राम भार उठाया था और इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे, SS अगेंस्ट ऑड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लेइंग इट माई वे। दिस इज द बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन जो है वो लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष है और ये 16वीं अध्यक्ष चला लोकसभा के स्पीकर है। ये मीरा कुमार के बाद लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? वीरू सहस्रबुद्धि, मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, ई श्रीधरन, शिव अय्या दुरई? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील उद्योग, बर्तन उद्योग, चीनी मिल या न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए इसको जाना जाता है। और नेपा नगर में अखबारी कागज मिल है, नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि तिमिथ उत्सव तमिलनाडु के किस सम्मान में मनाया जाता है? पद्मावती, सीता, द्रौपदी या सुपर्णरेखा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो तिमिथ या फायर वॉकिंग समारोह मनाया जाता है वो एक हिंदू त्योहार है और अग्नि परीक्षा समारोह यानी द्रौपदी के सम्मान में होता है। किसके सम्मान में? द्रौपदी के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? मैं आपको सलाम करता हूं, अतिथि भगवान है, आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिथि भगवान है। दिस इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? गुजरात, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो पुडुचेरी है या पुडुचेरी, इसकी जो सीमा है वो सबसे छोटी है। किससे? समुद्र सीमा बहुत छोटी है, यानी 483 483 किलोमीटर 483 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पूष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्तिक पूर्णिमा को पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे और इस गद्यांश को आप लोग पॉज करके भी पढ़ लें और फिर आंसर को सॉल्व करें। बाद बाकी अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो 9005124256 पर पीडीएफ फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट लिखें और आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के लिए सामने आई वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कद्र करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। शिक्षक की निकटता और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कक्षा में बैठकर हो या स्कूल के बाद खेल के मैदान में। इससे शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तथा छात्र के संपूर्ण विकास में इसका बहुत योगदान रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शासकीय शिक्षकों के साथ ही भी एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समांतर शिक्षकों के रहते नियमित शिक्षक प्रायः यह समझने लगते हैं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरह से वे निश्चिंत हो जाते हैं तथा सारा काम समांतर शिक्षकों पर डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन इस पैरा पर आधारित है कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता। तो पैरा जब हम लोगों ने पढ़ा है तो उसके अनुसार हमें पता चलता है कि शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध होगा तभी जो बच्चे हैं वो सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि वे क्या जानते हैं, उनका सम्मान करने से या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर डी होगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने की वे क्या जानते हैं और उनका सम्मान करने से। सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। प्रत्येक छात्र की भावना की कद्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है, कैसे? ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि विद्यालय के बाहर शिक्षक नहीं रहता। ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध है। ऐसा करना ठीक है क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं हो जाती। ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा कि ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच जो निकटता है और विश्वास है उसका रिश्ता बना रहता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास
होने में ये सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? क्योंकि समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है। समांतर शिक्षक ही विद्यालय की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। समांतर शिक्षक नियमित नहीं होते और उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती, इसलिए उन्हें सभी के कार्य करने पड़ते हैं। समांतर शिक्षक का यह दायित्व है कि वह नियमित शिक्षक का बोझ कम करे। 74 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए है कि समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है? मित्रवत संबंध, शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार, अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनी जाए, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि मित्रवत संबंध। शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? मित्रवत संबंध होना चाहिए, तभी बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट पैरा रीड करेंगे हम लोग। रूढ़ संज्ञा और कथा पूर्व विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं, जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथा कथित कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूं वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसे दिखता अवश्य है, पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा। प्रतीकों में आभा का गुण होता है, यानी जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं उनके इर्द गिर्द एक आभा वृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभा वृत्त को हम ऐसा निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचर लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था, कवि के द्वारा तो नहीं ही था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य सीमित परिधि के परे जाने वाली शिक्षा माना जा सकता है। कविता ही भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभावना तथा कथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। इस गद्यांश पर आधारित अब प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गद्यांश में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पाठ्यपुस्तक, कहानी, कविता या रचनाएं? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अगर आप लोगों ने गद्यांश सही से पढ़ा है तो वो कविता के लिए प्रयुक्त हुआ है पूरक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? प्रतीकों में कौन सा गुण होता है? आभा का, लक्ष्यार्थ का, भाव से जुड़ी वैविध्यपूर्ण कल्पनाओं का या अनुभव का? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आभा का। प्रतीकों में आभा का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है? यानी सुनसान जगह, खामोश जगह, आभा वृत्त या पहले से तय किसी भाव अर्थ से मुक्त स्थान? तो इसका 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आभा वृत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? क्योंकि कविता मनोरंजन करती है या सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। सामान्य भाषा शिक्षण में अनेक कमियां हैं जो कविता शिक्षण में नहीं है। सामान्य भाषा शिक्षण में कहानियां होती हैं जो बच्चों को कल्पना करने का अवसर नहीं देती, जबकि कविता कल्पना करने के अवसर देती है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? आप लोग वाक्यांश करके बताएं, पूरा पैरा रीड करें और इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। उन तथा कथित कविताओं की मदद जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया गया है, जो अनिवार्य है, जो हिंदी की है, जो कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष भावों को समझने का अवसर देती है, जो मुक्तिदायी है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो अनिवार्य है। यानी उन तथा कथित कविताओं की मदद जो अनिवार्य है, वाक्य में बात की गई है जो अनिवार्य है, उन कविताओं से इसका तात्पर्य है। अगर दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को आप व्हाट्सएप पे जाना है और 9005124256 पर व्हाट्सएप करना है और लिखना है PDF फॉर UP SSC
पेट आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर वीडियो दोस्तों ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।